नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान 3 महीने से लापता है। बीजापुर के नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात होने की वजह से परिजनों को अनहोनी की आशंका भी सता रही है। जवान की पत्नी का कहना है कि वह मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री समेत कई नेताओं को पत्र लिख चुकी हैं। रायपुर से लेकर सरगुजा और सूरजपुर तक अफसरों से गुहार लगाई है। सूरजपुर के एसएसपी ने बीजापुर एसपी से संपर्क कर जांच शुरू कराने की बात जरूर कही है, लेकिन अभी भी मनमोहन सिंह के परिजनों को उनका इंतजार है। यकीनन विभाग जवान को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि परिवार की चिंताओं को भी दूर किया जाए। और ये कैसे हो, आज का प्रदेश का प्रश्न यही है। तो एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे, सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 13वीं बटालियन के जवान मनमोहन सिंह की पत्नी की उम्मीदें टूट रही हैं। मनमोहन सिंह बीजापुर के तारुड़ कैंप में 5 वर्षों से तैनात थे। इलाका नक्सल प्रभावित है, लिहाजा परिवार की चिंता बड़ी गहरी है। हाथों में पति की तस्वीर थामे दीपा दर दर भटक रही है, लेकिन कहीं से मदद की गुंजाइश नहीं दिख रही। कैंप अधिकारियों का कहना है कि मनमोहन मानसिक रूप से परेशान था, जबकि जवान के परिजन इससे साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, अगर जवान की मानसिक सेहत ठीक नहीं थी तो उनके इलाज के लिए क्या किया गया, और इस स्थिति में मनमोहन सिंह को कैंप के अंदर क्यों रखा गया। परिजनों की आशंका इस बात को लेकर भी है कि कहीं मनमोहन सिंह के साथ कैंप के अंदर ही कोई अनहोनी तो नहीं हुई। ये आशंका इसलिए भी क्योंकि जिस दिन मनमोहन सिंह लापता हुए उस दिन कैंप का सीसीटीवी कैमरा भी बंद बताया जा रहा है। 3 महीने के इंतजार के बाद पत्नी की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन दिल में टीस गहरी है। पति के साथ अनहोनी की आशंका में भी और सिस्टम की उपेक्षा को लेकर भी। जो परिजन हैं वो पिछले 3 महीने से परेशान हैं। अधिकारियों के चक्कर लगा के वो मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक की इसकी शिकायत कर चुके हैं। आज भी वो सूरजपुर एसपी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और अपनी शिकायत को लेकर अपने पति, जो इनके हस्बैंड हैं, और अपने पति को ढूंढने के लिए एसपी से शिकायत भी किए हैं। आज क्या शिकायत है आप लोगों की और क्या हुआ है आप लोग के साथ? मेरे पति 11 तारीख को जनवरी में गुम हुए हैं और उतने दिन हो गए, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को, कैसे गायब हो गए हैं, कहाँ होंगे और कहाँ कहाँ इसकी शिकायत की आप लोगों ने? तो लगता है कि कोई मार ही दिया होगा। अब तक तो फोन किए रहते, कभी ना कभी, एक बार भी फोन नहीं आया है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। जो तारुण जो कैंप है वहाँ के अधिकारियों का क्या कहना है, वो क्या कहते हैं आप लोगों से? जब बीजापुर भी गई थी आप? ढूंढ रहे हैं बोलते हैं, पर पता नहीं, अब तक तो कुछ भी पता नहीं चला है। क्या लगता है जो वहाँ के अधिकारियों का ये कहना है कि वो दीवार फांद करके चले गए या मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं थी, तो पिछले 5 सालों से तो वहाँ पदस्थ थे, क्या लगता है आपको? तो ऐसे तो कुछ भी नहीं करते थे, कभी तो ऐसा नहीं बोले कि कहीं भागूंगा, या तो कुछ भी हरकत नहीं किए। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? बस ढूंढ के निकाल देते, कहीं भी होंगे। अभी सूरजपुर एसपी साहब के पास आए थे, एसपी साहब ने क्या बात बताई? उन्होंने तो कहा है कि नहीं, मैं वहाँ बात करूंगा बीजापुर में। खास बात यह भी है कि जिस दिन जवान लापता हुआ उसी दिन 11 जनवरी को तारलागुड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन शायद जितने प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हुए। सूरजपुर से एनडीटीवी के लिए इमाम हसन की रिपोर्ट। बहुत से सवाल मेरे मन में हैं, बहुत से सवाल इस खबर को देखने के बाद आपके मन में होंगे, और आप अंदाजा लगाइए उस पत्नी के दुख का, पीड़ा का, जिसके पति की 3 महीने से कोई खबर नहीं है। पति कहाँ है इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है, बस उन्हें इतना मालूम है कि उनके पति लापता हैं। लेकिन किन स्थितियों में लापता हैं, आखिर कहाँ हैं, उस महिला के बारे में सोचिए जिनका नाम दीपा है और उनके पति का नाम मनमोहन सिंह है। मनमोहन छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की 13वीं बटालियन के जवान हैं और 3 महीनों से वो गायब हैं। इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। बीएसएफ के पूर्व एडीजी डॉक्टर पीके मिश्रा सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीके मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ पुलिस में। रविंद्र उपाध्याय सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ विकास तिवारी, मेरे सहयोगी, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विकास, आपका भी स्वागत।
विकास, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं डिबेट की शुरुआत मिश्रा सर से कर रहा हूं। डॉक्टर पी के मिश्रा सर, देखिए, एक आम नागरिक होने के नाते, एक इसी देश का आदमी होने के नाते मेरे मन में पहला सवाल जो आ रहा है वो ये कि कितना अहम है उस जवान को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना। परिवार के एंगल से तो है ही, लेकिन सवाल दरअसल इस एंगल से है कि हम इस बात की कोशिश करते हैं कि कोई सक्रिय नक्सली अगर हमारे हाथ लग जाए तो हम उससे कितनी जानकारियां ले सकते हैं, कितना कुछ उगलवा सकते हैं। हमारा एक जवान 3 महीने से लापता है जो नक्सल मोर्चे पर तैनात था, तारुड़ कैंप में तैनात था, उसकी 3 महीने से कोई खोज खबर नहीं। तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण नहीं हो जाता? साहब, मैं बहुत दुखी हूं कि मैं समझता हूं कि यह मेरा बेटा था। ऐसे ही हमको सोचना चाहिए कि मेरा बेटा लापता है, गुम हो गया है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। अगर मेरा बेटा होता तो मैं खुद चले जाता उस नक्सलाइट्स के पास और उसको ढूंढ निकालता, कुछ भी हो जाए। हम अभिनंदन को ले आए थे पाकिस्तान से, ठीक बात, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्लियरली मैं बताना चाहता हूं, अगर ये जवान 3 महीने से लापता है तो इसका इंक्वायरी बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, जो कि हमारा जो डीजी पुलिस है और एसएसपी बीजापुर है उनको क्लियरली करना चाहिए। उसके साथ जो कैंप में जितने सदस्य उस दिन थे उनको भी इंट्रोगेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठ करके क्लियरली फील्ड में क्या हुआ था ये हम नहीं सोच सकते, लेकिन अगर उसका मानसिक स्थिति खराब था, बोल रहे हैं कैंप में, क्या हम परिजनों को या उसके वाइफ को नहीं सुनना चाहिए? अगर मेरा बेटे का मानसिक स्थिति खराब है तो मैं ज्यादा जानता हूं, जहां वो काम करता है उससे मैं ज्यादा जानता हूं, इसलिए मैं ज्यादा अहमियत देता हूं उसके पत्नी के स्टेटमेंट के ऊपर। और इस केस में एसएसपी बीजापुर को वहां कैंप में जितने थे उनको इंट्रोगेट करना चाहिए। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ, अगर वो लाइन करके कांटे का तार काट करके जंप करके चला जाता है तो कैंप में बाकी कोई सदस्य नहीं थे कि उसको पकड़ने के लिए, उसके पीछे जाने के लिए। अगर वो जानते हैं कि अगर वो तारुड़ से वो बीजापुर एरिया में नक्सलाइट्स एरिया में चले गए हैं, एनी स्टेटमेंट फ्रॉम द नक्सलाइट्स, एनी इंटेलिजेंस हम लोग गैदर किए हैं कि क्या नक्सलाइट्स के हाथ में है? अगर है तो कोई स्टेटमेंट है, नक्सलाइट्स जरूर बता देते हैं कि हमारे पास आपके आदमी है, उसको छोड़ने के लिए हम ये लेंगे। हाँ, मतलब उनका डिमांड आ जाता है। में। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, नंबर 1, डीजी पुलिस और एसएसपी को और सीआईडी डिपार्टमेंट को, इवन इसमें आईबी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को पूरा देखना चाहिए कि मामला क्या हुआ, उसके नीचे तक जाना चाहिए और हमको पूरे एरिया छानबीन करना चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के स्टेट के बाहर कभी भी नहीं जा सकता है, उस एरिया में भी है और वो बॉर्डर एरिया क्रॉस लांग करके नहीं जा सकता है। इसलिए इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसको ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए देखने के लिए, और हमको रात दिन बिल्कुल तय करना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए कि जैसे कि हमारा अपना बेटा गुम हो गया, ये जवान नहीं है, ये देश का सपूत है, हम इसको खो नहीं सकते। किसी को हम अपने आप नहीं बोल सकते कि ये मानसिक दृष्टि से खराब था। मानसिक दृष्टि में खराब था तो क्यों कैंप में रखे? एग्जैक्टली, यही मेरा अगला सवाल है जो मैं रविंद्र सर से पूछने जा रहा हूं। पीके सर, रविंद्र सर जी, पीके सर आता हूं आपके पास। रविंद्र सर, ये कहना कि वो मानसिक रूप से कमजोर थे, अगर मानसिक रूप से कमजोर थे तो आपको उन्हें किसी अलग ड्यूटी पर लगाना चाहिए था, या आपको उनको कहना चाहिए था कि आप बीमार हैं तो आप वीआरएस ले लीजिए, अपना घर पे रहिए, पेंशन लीजिए। आपने उनको तारुड़ जैसे कैंप में रखा, ये जानते हुए कि वो मानसिक रूप से परेशान, और हम जानते हैं कि ये वही इलाका है जहां कितने सारे जवान इतने टेंशन, इतने डिप्रेशन में आए कि या तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली या अपने साथियों पर फायरिंग कर ली। तो आप एक ऐसे जवान को कैंप में रखे हुए थे जो मानसिक रूप से बीमार थे, और आप इंतजार कर रहे थे कि इस बात का ये सवाल तो उठेगा ना सर? नहीं, ये अभी आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ये प्रश्न सभी के मन में उठेगा, जो परिजन है उनके मन में भी उठेगा, और जो सामान्य आदमी है, आम जनता, उनके मन में भी उठेगा।
क्योंकि देखिए हम यहाँ से बैठ के अटकलें लगा सकते हैं, हम्म, परिस्थितियां वास्तव में क्या थी। ये वहां के जो अधिकारी हैं जिनकी उपस्थिति में ये गायब हुआ है, इसको पहली बात तो ये पहले तय करें, ये गायब हुआ है या मानसिक रोगी था इसलिए गायब हुआ, या मानसिक रूप से अस्थिर था इसलिए गायब हुआ। क्योंकि यदि कोई मेडिकली अनफिट है तो कैंप में डॉक्टर होते हैं, और यदि मेडिकल अनफिट है तो उसके आसपास के जो जिस बैरक में वो रहता है, जिस बैरक के साथ में रहता है, उसको इन लोगों को क्या हमेशा सेगमेंट के हिसाब से ड्यूटी जाती है कि कभी सेंट्री ड्यूटी है, कभी बाहर की ड्यूटी है, कभी पेट्रोलिंग है। तो यदि कोई आदमी मानसिक रूप से अस्थिर है तो उसको कभी वेपन नहीं दिया जाएगा। तो किस परिस्थिति में वो वहां से गायब हुआ, क्या मानसिक रूप से चिंतित था इसलिए गायब हुआ, या मानसिक रोगी था इसलिए गायब हुआ? ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इसको पहले क्लियरिफाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर वहां जो रिपोर्ट, तो जैसा आप बता रहे थे कि सूरजपुर में नई रिपोर्ट नहीं होगी, इसकी रिपोर्ट तो बीजापुर में ही होगी, और ताड़लागोड़ा जो थाना है, तो वहां के जो इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी है वो इस विषय वस्तु को ज्यादा अच्छे से समझते होंगे, और वे बताएंगे, जो कैंप के इंचार्ज है वो बताएंगे कि अगर ये मानसिक रोगी था तो निश्चित रूप से 1-2 महीने पहले, 15 दिन पहले, 2 महीने पहले, आदमी 5 साल से, तो 5 साल में 1, 2, 3, 4 हरकतें उसके द्वारा ऐसी हुई होंगी जिसके कारण या तो उसका एक्सप्लेनेशन हुआ होगा, या उसको डॉक्टर के पास भेजा गया होगा, या उसकी कोई दवाइयां मेडिकल चल रही होंगी। तो कोई बात आना चाहिए। तो पहले ये इनपुट क्लियर हो जाए कि वो क्या मानसिक चिंतित होने से निकला या मानसिक रोगी होता इसलिए निकला। और मानसिक रोगी था तो उसको जो ड्यूटी दी जाएगी वो विद वेपन नहीं दी जाएगी, वो हमेशा विदाउट वेपन दी जाएगी। और अगर ऐसी बात थी तो इस बात की रिपोर्ट नीचे से ऊपर कमांडेंट को जाती है, कमांडेंट से फिर ऊपर इनके जो आईजी और डीजी रहते हैं, जो एसएफ के होते हैं, उनको सूचना जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है और इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए या हटाया जाए। 5 साल से आदमी है तो मुझे नहीं लगता कि मानसिक रोगी रहेगा। 5 साल अगर कोई जंगल में रह रहा है तो उसका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का हो सकता है भाई 5 साल से आप नक्सलाइट में हो, क्योंकि नियम यह है कि आदमी 2 साल फील्ड में रहेगा और 3 साल पीस में रहेगा, ये सिस्टम है फोर्स का। तो भाई अगर वो 5 साल हो गए तो 5 साल उसको क्यों रखा गया है, ये भी एक उसके पीछे बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत बड़ा एंगल है सर। हाँ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी की वजह से वो परेशान थे, जो भी है। मैं रविंद्र सर लौटा हूं आपके पास। मुझे जी विकास मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। विकास देखिए, एक आम आदमी होने के नाते मेरे मन में एक सवाल और भी है कि ये तारूड़ है, ये तारलागोड़ा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये भारत है, ये लौंगे वाला नहीं है या डोकलाम नहीं है कि हमारा जवान सीमा पार कर गया और हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कहां गया हमारा जवान। अरे हद से हद कहां होगा? हद से हद उड़ीसा होगा, हद से हद गढ़चिरौली होगा, हद से हद झारखंड होगा अगर वो किसी तरफ मूव करता है, जबकि बहुत मुश्किल है ये जो पीके सर कह रहे हैं। हम अपने देश में ही अपने जवान को अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत की बात है फिर ये। अच्छा देखिए, सिर्फ यहाँ पे सवाल, हालांकि 2 सीनियर अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी, हो सकता है उन्हें ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम सिर्फ एक जवान के बारे में क्यों सोच रहे हैं। आप उन जवानों के बारे में सोचिए जो इस वक्त कैंप में हैं और जो अपने अधिकारियों के इस रवैये को देख रहे हैं कि उनका एक साथी जवान अगर मानसिक तौर पर परेशान होकर या वो मानसिक स्थिति खराब होने की स्थिति में वो कैंप से चला गया है, उसको लेकर कितने जिम्मेदार हैं। बीते दिनों खुद बस्तर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, उसके बावजूद इस मामले पर किसी ने ना संज्ञान लिया, ना किसी ने कोई बयान दिया। बाकी के जवानों की मनोदशा पर इसका क्या असर होगा? ये कोई पहली घटना नहीं है। सीएफ के बटालियन की तो ये स्थिति है कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, सीएफ के बटालियन का सबसे पहले 2 सीनियर अधिकारी, इन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि उसके कमांडेंट ही कभी स्थायी नहीं होते। एक ही कमांडेंट कभी 2-2 बटालियन के देखरेख में होते हैं और कई साल वो अपने जवानों तक संपर्क भी नहीं करते, पूछने तक नहीं जाते कि किस स्थिति में है, उन्हें रहने की व्यवस्था कैसी है, खाने की व्यवस्था कैसी है। एक बार तो कैंप के जवानों ने मुझसे संपर्क किया था, हालांकि सुरक्षागत कारणों से मैंने उस खबर को रिपोर्ट इसलिए नहीं किया कि बाकी के जवानों के मनोबल पे एक बहुत बुरा असर होगा अगर मैं उस रिपोर्ट को करता। लेकिन मैं नाम ना बताने की शर्त बता रहा हूँ कि इस कैंप के जवानों की स्थिति देखकर मुझे बहुत तरस आई, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मैं उन जवानों की रिपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये पत्रकारिता के एथिक्स के खिलाफ है कि मैं जवानों को भड़काऊं किसी तरीके से या बाकी के जवानों में विद्रोह पैदा करूं इस तरह की खबरों को करके। लेकिन आप ये भी सोचिए कि हम अगर अपने एक जवान के प्रति इतने लापरवाह हैं तो वो जवान जो अभी तैनात हैं उस इलाके में, उनके मन में क्या नहीं, उनके तो मन में जो सवाल है सो है। मैं भी एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, सुरक्षा बलों के अधिकारियों और सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली पर हमें किसी तरह का कोई संदेह, कोई अविश्वास नहीं है।
हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे जवान किसी नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं तो जाहिर बात है कि वो किसी पिकनिक स्पॉट पर नहीं है, तकलीफें ज़रूर रही होंगी और उन्हीं चुनौतियों को कोई आम आदमी पार नहीं कर सकता, जवान पार करते हैं, इसलिए वहाँ वो मौजूद हैं। तो कुछ असुविधाओं के साथ सलाम करते हैं हम उनको कि वो उन असुविधाओं के साथ भी दिन रात एक कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। और मैं ये भी मान के चलता हूं जो कि होगा कि अधिकारी ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो मेरा मूल सवाल है, जो मेरी मूल चिंता है मेरे मन में, वो ये है कि क्या वो कोशिशें इस हद तक हैं या इतनी कारगर हैं कि उनकी पत्नी को संतुष्ट कर सकें, उनके सवालों को तृप्त कर सकें, जवाब दे सकें। क्या वो कोशिशें ऐसी हैं कि उन पर हम भी विश्वास जता सके कि हाँ पर्याप्त कोशिशें हो रही हैं। पीके मिश्रा सर, आपको लगता है कि 3 महीने का ये वक्त लंबा हो गया है? दीपा जो उनकी पत्नी है वो इशारों में कह रही हैं कि कहीं से भी कुछ तो खबर लाके दो, यहां से उनकी मनस्थिति समझी जा सकती है। बिल्कुल आसिफ, मैं दीपा जी का स्टेटमेंट बिल्कुल सुन चुका हूं और बहुत दुख लगा इसको सुन के। ऐसा एक केस मणिपुर में भी हुआ है, जो कि मणिपुर का एक डिविजनल हेडक्वार्टर से एक सिविलियन जो काम कर रहा था वो गुम हो गया और वो अभी तक भी 5 महीना हो गया उसको तलाश कर रहे हैं असम राइफल्स और वो नहीं मिल रहा है। और ये बिल्कुल इसी टाइप का केस है। और इसमें मैं उन दीपा जी का जो मानसिक स्थिति अभी जो जब उनके पति जो है वो गुम है 3 महीना, कोई छोटी बात नहीं है। इस 3 महीने में हम क्या कर किए, हमारा डिपार्टमेंट क्या किया, किस तरीके से इसका इंक्वायरी हुआ और किस किस जगह पर तलाशी किया गया, कौन सा स्टेट बॉर्डर में सभी पुलिस स्टेशन को हम इंफॉर्मेशन दिए, क्या हम कोई नक्सलाइट ग्रुप से कांटेक्ट किए, हो सकता है नक्सलाइट ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा केसेस में ऑलरेडी हुआ है और नक्सलाइट्स के पास कोई कांस्टेबल होता है या कोई जवान होता है, स्टेटमेंट वो दे देते हैं कि हमारे पास है, उसको छोड़ने के लिए हमको ये चाहिए। लेकिन ये इंफॉर्मेशन 3 महीने में जरूर आना चाहिए और इसके ऊपर हमको जरूर तबस्सुम देना चाहिए। और इसके ऊपर अगर हम बैठे रहेंगे और टाइम बर्बाद हो जाएगा तो ये केस जो है गुम ही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ये फाइल डस्टबिन में गिर जाएगा। लेकिन ये जवान जो है, ये जवान हमारा देश का सपूत है, हम उसको ढूंढ के निकालेंगे। ये हमारे सिर्फ उनका पति नहीं है, दीपा जी का पति नहीं है, ये हमारे जवान है, ये हमारा बेटा है, ये देश का सपूत है। ये छत्तीसगढ़ का बिल्कुल छत्तीसगढ़ का झंडा फहराए थे वहां पर नक्सलाइट्स के अगेंस्ट में फाइट करके। और देखिए किस जगह पर वो तैनात थे, इतने साल तक तैनात थे। मैं उनका मनोबल ऊंचा करना चाहता हूं दीपा जी को, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि धैर्य रखे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे एसएसपी जो है बीजापुर का, इस केस के ऊपर अपना जान लड़ा दे और पूरे जो जहां पर उनका पुलिस स्टेशन है इंटीरियर एरियाज में, नक्सलाइट्स एरिया में और जितने गांव हैं उसके चारों तरफ सब जगह ये बात फैला दे ताकि कोई कहीं से भी तो खबर मिल सकता है, हमको खबर मिल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं, अगर हम कोशिश करेंगे, कोशिश में जरूर सफल होता है। लेकिन 3 महीने से अगर गुम है हमारे कांस्टेबल, बहुत बड़ी बात है। हमको इसमें शर्म आना चाहिए कि हम इसमें आप कार्य नहीं कर सके, कि अच्छी तरह उसको पता नहीं लगा सके और क्यों वो चला गया, वजह क्या था और उसको उसी वक्त क्यों नहीं ढूंढा गया। इसमें बहुत बड़ी चीज आता है और देखा जाएगा। मैं सोचता हूं ये बहुत अच्छा रहा कि आपके जो चैनल है इसको अच्छी तरह निकाल रहे हैं और पूरे इसको सभी लोग छत्तीसगढ़ में देखेंगे, छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट भी देखेगा, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर भी देखेंगे, छत्तीसगढ़ का होम मिनिस्टर भी देखेंगे। जब ये डिबेट का टॉपिक हम लोग तय कर रहे थे कि कांस्टेबल मनमोहन सिंह जरूर उसके ऊपर खबर आना चाहिए और उसको निकाल के लाना ही चाहिए। ये हमको प्रण लेना चाहिए हमारा, उनका बटालियन को, उनका डीआईजी को, उनका आईजी को, उनका डीजी साहब को। ये मेरा इसीलिए जब ये डिबेट का टॉपिक तय हो रहा था तो ये हमने माना कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की खबर नहीं है, ये किसी एक शख्स के लापता या गुम हो जाने की खबर मात्र नहीं है, बल्कि ये इसी माटी के एक लाल की खबर है और तमाम जवानों से जुड़ी बड़ी खबर है। इसीलिए हमने इसको प्रदेश का प्रश्न में शामिल किया।
रविंद्र सर, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे सहयोगी विकास ने एक बहुत अच्छा एंगल दिया। उन्होंने बहुत अच्छा एक सवाल दिया। उन्होंने कहा कि एक जवान लापता हुआ लेकिन बाकी जवानों की मनोस्थिति समझिए। मैं आपसे जरा इससे आगे बढ़ के इसमें कुछ ऐड करके एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि सब चीजें कयासों पर ही आधारित हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी दिक्कतें जवान के सामने थीं जिसकी वजह से वो कैंप छोड़ने पर मजबूर हो गया? और फिर सवाल यह है कि क्या वो स्थितियां केवल मनमोहन सिंह के साथ थीं या कैंप के बाकी जवानों के साथ भी उसी तरह की स्थितियां हैं? शुरुआत मनमोहन सिंह से हुई है, इस मामले में तो फिर यह बड़ी गंभीर और चिंताजनक बात है। नहीं, देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा अच्छा प्रश्न है। ये चुनौतियां, जब आप ऐसे विषम जगहों पे पदस्थ होते हैं तो वहां चुनौतियां रहती हैं, जवानों को भी होती है, अधिकारियों को भी। और वो चुनौती, हम भी उस इलाके में रहे तो वो चुनौती हम लोगों ने भी सही। तो ये तो स्वाभाविक बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप जब पहली बात, आप जब पुलिस में पदस्थ होते तो ये पहले दिन से ही मान लिया जाता है कि आपको चुनौतियों का हर जगह, किसी जगह, चाहे फील्ड हो चाहे पीस में, आपको सामना करना पड़ा है। आप शहर में रहेंगे, बड़ी भीड़ को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, वहां भी संभालना पड़ता है। तो चुनौतियां तो रहती है। मुख्य बात यह है कि ये मैं जहां तक समझता हूँ कि बीजापुर के जो पुलिस अधीक्षक होंगे या बीजापुर जिस थाने में किसका नाम शायद बता रहे हैं, वहां पर जिस थाने में हुई सूचना प्राप्त हुई है, जी सर, तारलागुड़ा में, तो वहां निश्चित रूप से इन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया होगा और बहुत प्रयास किए होंगे। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि जब मिसिंग पर्सन होता है और हमारा खास जवान है, हमारे बटालियन का जवान है, तो पुलिस ने, अगर पुलिस बाकी जगह अगर 70% तवज्जो देती तो यहाँ इसने 95% से 100% इसने तवज्जो दिया होगा। अब मुख्य बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के हैं दो बिंदु। एक इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे बिंदुओं को होता है। तो ये है कि ये अगर मेंटल है तो मेंटल असाइलम वाली स्थिति अलग होती है। और यदि केवल चिंतित था पारिवारिक कारणों से, जैसे आप बता रहे हैं, तिवारी जी ने बताया कि भाई बटालियन के अंदर जो जवानों को बहुत सुविधाएं मिलती हैं वो असुविधा में बदल रहा है के कारण आदमी फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो वो किन परिस्थितियों में गया, एकदम आदमी एक दिन में नहीं जाता। यदि वो गया है, मान लो तोड़ के भी गया, तो सेंट्री रहा होगा। पूरे वो कैंप के अंदर दोनों तरफ सेंट्री होते हैं, एग्जिट में और एंट्री दोनों तरफ होते हैं, आगे पीछे सब जगह सेंट्री होते हैं। तो यदि वो दीवार तोड़ के गया, यहाँ हम अटकलें बता सकते हैं, मैंने तो देखा नहीं सुना नहीं, तो वो दीवार तोड़ के गया है तो आसपास के गांव में गया होगा। दूसरी बात, नक्सल एंगल मुझे इसमें नहीं लगता। नक्सल इसलिए लगता है कि यदि नक्सलों के कब्जे में आता तो निश्चित रूप से इनपुट 3 महीने के अंदर हमारे पास आ जाता कि वो नक्सल के कब्जे में है या नक्सल द्वारा मार दिया गया। तो दोनों बातें हम मुझे नहीं जमती, नक्सल एंगल तो नहीं जमता। अब ये है कि आदमी चिंतित था, उस कारण बाहर निकला, वो अलग चीज है, और यदि मेंटल था तो अलग बात है। तो दोनों का इन्वेस्टिगेशन निश्चित रूप से उस थाने में हो रहा होगा, जो हमको जानकारी यहाँ नहीं है। और पुलिस ने निश्चित रूप से, जैसा साहब ने बताया कि इंटर स्टेट में मैसेज गए होंगे, वायरलेस मैसेज गए होंगे, लोगों को भेजा गया, कई जगह अननोन बॉडी रिकवर्ड भी होती तो उन बॉडियों को भी पता करने भेजा गया होगा। तो इन्वेस्टिगेशन तो निश्चित रूप से मजबूती से चल रहा होगा। अब ये बात अलग बात है कि हम उसको इतने जल्दी, जो 3 महीना समय हो गया, लंबा समय हो गया, हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा होगा और मजबूती से हो रहा है। इस मामले में जितनी देरी होती जाएगी ये उतना मुश्किल होता जाएगा, परिवार की चिंता उतनी बढ़ती जाएगी। विकास, चूंकि आप स्थानीय हैं, चीज़ों को समझते हैं, मैं विकास आपसे पूछना ये चाहता हूं कि लोकल स्तर पर ग्रामीणों के बीच मुखबिर होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, आपके खबरी होते हैं, तमाम चीज़ें हैं। आप जब छुपे हुए नक्सलियों की बैठकें, उनकी मूवमेंट का आप पता लगा लेते हैं, तो ऐसे में अपना ही एक जवान, एक अनजान व्यक्ति गांव में घूम रहा है, किसी न किसी गांव में गए होंगे, क्योंकि पानी तो उन्हें भी पिया होगा, खाना तो उन्होंने भी खाया होगा, कहीं तो उन्होंने भी रात में शरण ली होगी या किसी ने गुजरते हुए देखा होगा। तो क्या उस बात की भी जानकारी नहीं पहुंच पाई, और नहीं पहुंच पाई तो क्यों नहीं पहुंच पाई? ये मेरा सवाल है इस वक्त। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, और वो भी किस वक्त आपने सवाल पूछा है, जब हम माओवादियों को चारों तरफ से चप्पे चप्पे में, मतलब उस इलाके में माओवादियों को हम ढूंढ निकाल रहे हैं जिस इलाके में कभी जवानों का जाना काफी मुश्किल था। उपाध्याय सर है, वो तो बस्तर में रह चुके हैं, वो समझ रहे होंगे कि आज जब अबूझ मार के उस इलाके में मुठभेड़ हो रही है, जिस इलाके में कभी फोर्स जा ही नहीं पाती थी, कुंवरती जैसा इलाका जहाँ फोर्स कभी जाने का सोच भी नहीं सकती थी, उस इलाके पे हमने अपना झंडा गाड़ दिया है। और पूरे चप्पे चप्पे पे हमने ड्रोन से तैनाती की है। पीके मिश्रा सर ने शुरुआत में कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे में हम अपने जवान को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो क्या इच्छा शक्ति की कमी है, क्या वाकई में, या हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या क्या कमी, या फिर वो बयान क्यों नहीं सामने आ रहा है? और अभी तक जैसे बताया दोनों अधिकारियों ने, आदरणीय अधिकारियों ने इस बात को कहा कि निश्चित तौर पर उनकी तलाशी की जा रही होगी और पूरी तमखम से तलाशी की जा रही होगी, लेकिन बयान क्यों नहीं सामने आ रहा? और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे?
उनकी पत्नी को कब संतुष्ट करेंगे जवाब से, तब वो संतुष्ट होंगी कि हाँ उनके पति को वाकई ढूंढा जा रहा है। क्योंकि दिन प्रतिदिन ये 1 दिन, 4 दिन या 1 सप्ताह की बात नहीं, 3 महीने हो जाना, तो अब तो आशंका कहीं और लेकर चली जाती है कि पता नहीं क्या परिणति उनके साथ हो गई होगी, क्या परिणाम हो गया होगा, किस स्थिति में। ये बात भी सही है कि माओवादियों के कब्जे में तो मुझे भी नहीं लगता कि होंगे, क्योंकि अगर माओवादियों के कब्जे में होते तो अब तक माओवादियों के द्वारा इस बात की सूचना दे दी जाती थी उनके कब्जे में एक जवान जीवित अवस्था में। अगर उनके द्वारा उनके साथ कोई गलत हरकत की जाती तो उसकी भी जानकारी माओवादियों के द्वारा दी जाती, वो भी ऐसे समय में जब माओवादी लगातार सरकार से संपर्क करने की कोशिश कर ही रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। हम तक भी किसी न किसी माध्यम से उनके पत्र आते हैं, तो इस तरह की जानकारी आएंगी। ये तो किसी और अनहोनी की तरफ मामला लेकर जा रहा है, सारी चीजें इंगित कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अधिकारी और सरकार इस पर क्या कर रहे हैं, परिवार को किस तरह से वो संतुष्ट करेंगे कि उनके पति को वाकई जीवित और सुरक्षित स्थिति में लाकर सौंपा जाएगा। ये और देखिए इसमें जो आपने कहा विकास, जब हम ये दावा करते हैं कि हमने मोस्ट ऑफ द नक्सल जो इलाका प्रभावित वाला पार्ट था वो हमने कब्जा लिया या हम वहां अंदर तक घुस गए हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर हमारे चांसेस भी मनमोहन सिंह को ढूंढने के बढ़ गए हैं, क्योंकि अब वो इलाका सिकुड़ गया है जहां वो खो सकते हैं या जहां वो गायब हो सकते हैं। तो अगर हमारे ये दावे हैं तो हमें और उन्हें जल्दी से ढूंढ लेना चाहिए। और दूसरी बात, एक जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये, 2 चीजें होती हैं, एक होता है मौत की खबर और दूसरा होता है मौत का डर। तो यदि आपके अपने की मौत की खबर आ गई है तो आप 1 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, जिंदगी आगे बढ़ती है, आप तसल्ली कर लेंगे, अपनी आंखों से एक बार देख लेंगे अपने को। लेकिन जो ये बात होती है कि न जाने वो जिंदा हैं कि न वो शहीद हो गए देश के लिए, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दे दिया, अगर हैं तो कहां हैं भी कि नहीं है, ये जो तिल वाली खबर है जो तरसाती है, तड़पाती है, इसका जरा एक बार ख्याल अधिकारी तमाम जिम्मेदार इसका जरूर करें। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं तमाम अथॉरिटीज से। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं पीके मिश्रा सर, आप हमारे साथ इस डिबेट में आए सर, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। जय हिंद सर। और रविंद्र सर, जय हिंद आपको भी सर, धन्यवाद, आप हमारे साथ आए सर। विकास, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।